हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने पूरा चैप्टर स्टडी आउट कर लिया है, हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। हो सकता है कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपको मिले जो आपके लिए अभी तक न्यू हो। ठीक है, और हो सकता है आपको कुछ इनसाइट मिले अच्छा सा। राइट। तो बेसिकली जब कभी भी हम क्वेश्चंस को करते हैं तो हमें अपने आँख, नाक और कान खुले रखने चाहिए एंड ऑल्सो दिमाग डेफिनेटली। राइट। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि कई बार आपको अलग तरीके से इंफॉर्मेशन यूज करनी पड़ सकती है। हमने सीखी किसी और वे में है, बट वी आर यूजिंग इट सम अनदर वे। मे बी सम रीजनिंग, है ना, सम थिंकिंग अबाउट दैट प्रिटी मच क्वेश्चन। राइट, ये ऐसा हो सकता है एंड दैट इज व्हाई जब कभी भी आप क्वेश्चन करो, ऑलवेज गेट रेडी टू गेट द इंफॉर्मेशन और द इनसाइट और अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है। एंड यही चीजें हमें क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। राइट, एंड दैट इज द मेन थिंग यू कैन डू इन दिस सेशन। ठीक है, तो मेक श्योर कि कोई भी चीज अगर आपके लिए न्यू लगती है, मेक श्योर यू नोट दैट आउट। ठीक है, एंड कोई अगर हो सकता है कुछ इजी क्वेश्चन भी आपको मिले, कुछ हार्ड क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक श्योर यू नोट डाउन एवरी क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। राइट। एंड आपको पता है ये जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, ये क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको ओलंपियाड की भी तैयारी करवाएंगे। राइट, एंड दैट इज व्हाई यू शुड वॉच दीज वीडियो लेक्चर्स टिल द एंड एंड आल्सो यू नीड टू शेयर दीज वीडियो लेक्चर्स टू एवरी वन ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है, if you want DPPM study material, you can access them through our Telegram channel. You need to write TTV08 in the सर्च बॉक्स ऑफ द टेलीग्राम ऐप। इफ यू डू सो, ड्रॉप डाउन लिस्ट में चैनल अपेयर हो जाएगा क्लास 8 का, एंड देन यू कैन ज्वाइन दैट एंड एक्सेस ऑल द डीपीपी स्टडी मटेरियल ओवर देयर along with the notifications of the video class. ठीक है, चलिए। Now see, this is the team which is going to provide you the everything, every content, every knowledge you need to crack the examination, and that is what we are preparing you for. Right, we are making these lectures so that you get up to the knowledge, आपके वो present knowledge आपके दिमाग में जो होना चाहिए, so that you can crack up with a very flying colors. Right, that would be so good to us. Right, and इसीलिए इसी सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। that is why, and the series is free for everybody. So what you can do is you need to make sure that you watch these video lectures and then you share it with your friends so that आपके goals भी crack हो और आपके friends के भी, right? And that would be a win-win situation, right? Now, in accordance to these video lectures, we have also provided you the you can say packages over there in our on our website basically. So you need to go on our website first. That is www.talkingtextbook.in. When you go on our website, you are going to get the two type of packages over there, the full one and the test series. ठीक है, जो फुल पैकेज है इट कंटेन्स ऑल द मिनिमम नेसेसरी इंफॉर्मेशन देयर। ठीक है, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, दैट इज अ मस्ट थिंग, बिकॉज कई बार स्टडी मटेरियल को ढूंढने में ही काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू यू कैन से वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग ऑल द मटेरियल्स ओवर देयर। एंड इसी वजह से टाइम वेस्टिंग नहीं करते हुए हमें डायरेक्टली स्टडी स्टार्ट करना है, एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू दैट। राइट, next up देखिए recorded and live classes. To understand that material you're going to get up to the recorded and the live classes, आप उनको देखें and study करें and understand करें। Then comes the homework submission point. अब क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आप जो लेक्चर्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद आप करेंगे होमवर्क। ठीक है, एंड उसको होमवर्क को करेंगे सबमिट, दैट विल बी गुड। देन कम्स द टेस्टिंग पार्ट, एंड यहाँ पे बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये दो चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो टेस्टिंग में आपको हर एक वीक में 2 बार क्विजेस अटेम्प्ट करने होंगे एंड यू विल बी अटेम्प्टिंग दी पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, जो कि थोड़े थोड़े इंटरवल में आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको ये बताएंगे कि जो फाइनल एग्जामिनेशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो किस पैटर्न में आता है, कितने क्वेश्चन कितने टाइम में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, आपकी एक्यूरेसी, आपका स्पीड कितना होना चाहिए, सो दैट यू गेट अप टू द मैक्सिमम कलर, मैक्सिमम बेसिकली मार्क्स, नॉट द कलर्स ऑफ कोर्स। लेकिन ये जो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये इन्हीं 5 यू कैन से एस्पेक्ट से हम लोग देख सकते हैं, द टेस्टिंग, the homework submission and the studying part, right? And in case you don't want to get up to the whole package, you can also join the test series. So it would include only the testing part, right? So you will be getting the periodic test papers, bi-weekly quizzes, and the you can say the video class.
ठीक है, ये आपको चीजें मिलने वाली हैं. Alright, and if you want to buy them, then you can use my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. Alright, so it would be good, right? It would be like a good thing जिससे अगर आप हमें कॉल करते हैं तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं regarding these packages and how these packages are going to help you throughout the year, you're going to get that, right? And इससे ही आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करके बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आने हैं. ठीक है, चलिए अभी प्रॉमिस करते हैं. Promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. ठीक है, ये एक बहुत 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 जरूरी बात है, right? Now let's get started. हम लोग देखने वाले हैं Olympiad level questions today, right? Now let's get started. This is question number 1 in front of you. बहुत easy question है, सभी लोगों को आता होगा, मैक्सिमम लोगों को आता होगा, right? चलिए देखिए, which of the following is the correct order of planets? So you are going to get the correct order of planets in the solar system. जब कभी भी order of planets की बात होती है, so what you need to do is you need to get up to the order from the planet which is near to the sun to the planet which is very far away from the sun. ठीक है, तो हम मरकरी से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, इंक्रीजिंग डिस्टेंस, डिक्रीजिंग डिस्टेंस, यहाँ पे कोई चीज इस तरीके से स्पेसिफाई नहीं की है. ठीक है, तो हम जब भी कोई भी अगर आपको इस तरीके से सिंपल करेक्ट ऑर्डर बोल दिया गया है, ठीक है, तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि किस ऑर्डर की बात की जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जा रही है. अगर ये दोनों चीजें मेंशन नहीं होती हैं तो आप हमेशा सन के पास से जो प्लैनेट्स है वहां से आप बिल्कुल ऑर्डर देख सकते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे मरकरी, अर्थ, वीनस, मरकरी. हमें ये बात पता है कि मरकरी सबसे क्लोजेस्ट होता है, राइट? सबसे क्लोजेस्ट होता है मरकरी. अब देखिए यहाँ पर अर्थ और वीनस भी है, तो इसी कारण हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग तो मरकरी से होती है, सन के पास सबसे पहला प्लैनेट मरकरी, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे हम मरकरी से स्टार्ट करें. ठीक है, अब देखो मरकरी और मरकरी, नेक्स्ट comes the second planet, that is Venus. And how you are going to get that? Remember the trick I told you. मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था my very efficient mother just served us noodles. ठीक है, तो ये तो हो गया मरकरी, मार्स मरकरी, एंड देन कम्स द वीनस. ठीक है, तो अब आता है सेकंड पार्ट वीनस. तो मरकरी के बाद वीनस ऑप्शन ए में भी है और मरकरी के बाद वीनस ऑप्शन डी में भी है, अब डी में सॉरी. तो ए और डी अभी भी दोनों ऑप्शन सही बने हुए हैं. नेक्स्ट कम्स दी अर्थ, ई से अर्थ. ठीक है, तो नेक्स्ट कम्स द थर्ड वन अर्थ, और यहाँ पे भी अर्थ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आता है कौन? मार्स, क्योंकि अब आता है मदर, एम इज फॉर मार्स हियर, राइट? तो अब आता है मार्स और मार्स, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है. देन कम्स जस्ट, और जस्ट से क्या आएगा? जुपिटर. जुपिटर के लिए देखिए जुपिटर और जुपिटर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. देन कम्स दी सैटर्न ओवर हियर, राइट? तो ए में भी सैटर्न, डी में भी सैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है. देन कम्स दी यूरेनस, एंड ए में यूरेनस एंड डी में नेपच्यून. यहाँ पर हो गई है ये गलत, तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस मेथड इज नोन एज दी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, जब इस तरीके से हम ऑप्शन में क्या करते हैं, धीरे धीरे सारे ऑप्शन हटाते जाते हैं जो गलत है, जिनके लिए हम श्योर है कि तो पक्का गलत है. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज उसके अंदर बिल्कुल करेक्ट अरेंजमेंट आपको दिखा रहे हैं फ्रॉम मरकरी टू द नेपच्यून. ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसे. Alright, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, इसको स्टडी करते हैं. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अब आपको ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसे पढ़ना है एंड करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. स्टेटमेंट 1 क्या बताता है? स्टेटमेंट 1 कहता है सैटर्न कुड फ्लोट इफ पुट इन वाटर. स्टेटमेंट 1 कहता है कि अगर पानी के अंदर, बहुत ज्यादा पानी के अंदर अगर हम सैटर्न को रख दे तो वो फ्लोट करेगा. ठीक है, और फ्लोट तभी करती है कोई ऑब्जेक्ट जब क्या होता है? आई टेल यू द कंडीशन. ठीक है, पहले स्टेटमेंट 2 देखते हैं.
स्टेटमेंट 2 बताता है सैटर्न इज लेस डेंस देन वाटर। सैटर्न जो है वो कम डेंस है देन वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये ट्रू है या फॉल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट 2 है क्या वो करेक्ट रीजन है स्टेटमेंट 1 का। लेट्स सी दैट। ठीक है, लेकिन पहले मैं जो आपको बताती हूँ कि कोई भी बॉडी अगर फ्लोट करती है तो उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं व्हेन अ बॉडी फ्लोट ऑन अ लिक्विड। ठीक है, अगर ऐसा होता है जब कोई भी बॉडी क्या करती है किसी भी लिक्विड के ऊपर फ्लोट करती है तो मतलब कंडीशन कुछ ऐसा है, दिस इज द लिक्विड ओवर हियर। ठीक है, ये पूरा लिक्विड है और यहाँ पे कोई बॉडी लेट इट बी अ वुडन बॉक्स और समथिंग। ठीक है, वो फ्लोट कर रहा है। फ्लोटिंग का कंडीशन क्या है कि जो डेंसिटी है ऑफ वाटर इट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ यू कैन से द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन है वो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसके ऊपर जो है फ्लोट कर रही है कोई भी बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कंडीशन होती है फ्लोट करने की कंडीशन। ठीक है, तो देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कोई भी अगर एक मेटल का बॉक्स हुआ है ना, लेट इट बी अ स्मॉल क्यूब, तो लेट्स से कि कोई एक मेटल का क्यूब है, जैसे कि लेट इट बी आयरन, आयरन का क्यूब ले लेते हैं। जब आप उसे अपनी लेट इट बी की बाथरूम में या फिर कोई भी पानी के कंटेनर के अंदर, ठीक है, बड़ी बास्केट के अंदर या फिर बड़ी बकेट के अंदर, यू कैन व्हेन यू पुट दैट क्यूब इनसाइड द लिक्विड इनसाइड द वाटर, तो क्या होता है वो सीधे अंदर चला जाता है और वो बेस में जाके बैठ जाता है, राइट। लेकिन अगर हम सेम साइज का, ठीक है, सेम साइज का अगर हम क्या लेकर आए, कोई वुडन क्यूब लेकर आए, ठीक है, और उसको जब हम उसी लिक्विड के अंदर डाल देते हैं, बकेट के अंदर डाल देते हैं जिसके अंदर पानी है, तो वो फ्लोट करता है। द रीजन इज बिकॉज जो आयरन मेटल है वो ज्यादा डेंस मेटल है देन वाटर, तभी तो। अब चूंकि अगर ऊपर वाली ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारा किसके साथ हुआ था, आयरन के साथ, राइट। आयरन क्या करता है, आयरन का जो क्यूब था वो सीधे नीचे चला गया, वो सिंक हो गया। रीजन इज क्योंकि आयरन की जो डेंसिटी थी वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा थी, इसीलिए वो सिंक हो गया। ठीक है, फ्लोटिंग का केस क्या होता है, फ्लोटिंग का केस तब होता है जब डेंसिटी ऑफ दैट पीस जिसको हम रख रहे हैं, लाइक जैसे जो वुड का बॉक्स है अगर वो होता तो वुड की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए वो उसके ऊपर ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, वो अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, दैट इज द रीजन। तो कोई भी बॉडी अगर फ्लोट करती है तो दैट मीन्स जो बॉडी है उसकी डेंसिटी काफी कम है, किससे, वाटर की डेंसिटी से कम है, तभी वो अंदर नहीं जा पाती और वो फ्लोट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला गया है कि सैटर्न कुड फ्लोट इफ पुट इन वाटर, ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है कि ये सैटर्न जो है वो सचमुच में फ्लोट करेगा अगर हम उसको वाटर के अंदर रख दे तो। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट 2 बोल रहा है सैटर्न इज लेस डेंस देन वाटर, ये बोला गया है स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सैटर्न इज लेस डेंस देन वाटर, हमें क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि पानी की डेंसिटी ज्यादा होगी और सैटर्न की डेंसिटी कम होगी, ये फ्लोटिंग की कंडीशन है। ठीक है, तो अगर सैटर्न फ्लोट होता है तो ये बात बिल्कुल सच होती है कि भाई जो सैटर्न है वो क्या करेगा, उसकी जो डेंसिटी होगी वो किससे कम होगी, पानी की डेंसिटी से कम होगी। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि भाई ये जो स्टेटमेंट 2 है वो 1 का एग्जैक्ट सही रीजन है, फ्लोटिंग का कंडीशन ही यही है और वो उसको फुलफिल कर रहा है। तो दिस इज द रीजन, कोई भी ये जो सैटर्न यहाँ पर है, ठीक है, ये सैटर्न पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। ठीक है, सैटर्न की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है क्योंकि सैटर्न कैसा है, गैसियस है ना, दैट इज द रीजन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बिकॉज देखो both statements 1 and 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है, दैट इज द रीजन कि यहाँ पर ये जो
दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। ठीक है, अब आप इस कंडीशन को नोट कर लीजिए कि कोई भी बॉडी फ्लोट क्यों होती है और कैसे होती है, क्या कंडीशन होती है जब वो फ्लोट होती है। तो ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 3 बताता है टू एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है, द आउटर स्पेस अपीयर्स, बाहर का जो स्पेस है वो एक एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? क्या उसे ब्लू दिखाई देगा? क्या उसे डार्क ब्लू दिखाई देगा? क्या उसे व्हाइट दिखाई देगा? क्या उसे ब्लैक दिखाई देगा या फिर डार्क रेड दिखाई देगा? तो देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है, हम लोग अभी एस्ट्रोनॉट नहीं बने हैं, ठीक है, एंड वी आर नॉट इन द आउटर स्पेस, हम लोग हैं अर्थ पे, राइट, अर्थ की सरफेस पे, राइट। ये अर्थ की सरफेस पे जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? कौन सा कलर दिखाई देता है? मोस्टली ब्लू कलर दिखाई देता है, राइट। तो हम लोग जब देखिए, लेट इट बी दिस इज द अर्थ ओवर हियर, ठीक है, ये अर्थ है और हम यहाँ पर ही हैं, ठीक है, हम सरफेस पे हैं। तो हम क्या करते हैं? हम ऊपर की तरफ देखते हैं, हम देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, सिर्फ इस यू कैन से, जस्ट अ सेकेंड, तो देखिए ये है अर्थ हमारी, ठीक है, और आउटर जो इसका वी नो दैट कि अर्थ के ऊपर जो है एक एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है, राइट। तो देयर इज दी एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट, तो मैंने डॉटेड से यहाँ पर बता दिया है, दिस इज दी ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है दैट इज मेड अप ऑफ द एयर, राइट। एटमॉस्फेयर है वहां पे, एयर का ब्लैंकेट है एक तरीके से, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपको हमेशा ब्लू कलर का दिखाई देता है आसमान, ठीक है, लेकिन हम तो लिटरली आउटर स्पेस को नहीं देख पा रहे इसकी वजह से, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है डिस्पर्जन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिस्पर्जन से नहीं, स्कैटरिंग की वजह से। तो देखिए, वी गॉट टू सी ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, ब्लू कलर बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ, दिस इज ई हियर, ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से हम लोग देख पाते हैं। रीजन देखो, जब कभी भी सनलाइट जो होती है हमारे इस एटमॉस्फेयर में, इस एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर करती है तो हमारी सनलाइट बनी होती है 7 कलर्स की, राइट। जब कभी भी वो इस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो जो 7 कलर्स होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाला जो कलर है, जो कि जनरली पार्टिकल से होता है, दैट इज ऑफ द ब्लू कलर, ठीक है। तो जो ब्लू कलर है वो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाले पार्टिकल्स कौन है, जैसे हम लोग बोलेंगे डस्ट पार्टिकल्स ओवर देयर, ठीक है, और यू कैन से वाटर मॉलिक्यूल्स, थोड़े बहुत वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है, एंड यू कैन से ऑल दी अदर पार्टिकल जो वहां प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इन पार्टिकल्स की वजह से यहाँ पर होती है स्कैटरिंग। ये पार्टिकल क्या करते हैं, इनके ऊपर फॉल होती है सनलाइट और ये हर डायरेक्शन में लाइट को स्कैटर कर देते हैं, है ना। तो वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि आपको आसमान ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये स्कैटरिंग नहीं होती, स्कैटरिंग नहीं होती तो आपको ब्लू कलर दिखाई नहीं देता, तो आपको कौन सा कलर दिखाई देता? ब्लैक कलर, द आउटर स्पेस, और यही एस्ट्रोनॉट को दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉट जब बाहर होते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर होते हैं, उनको वो एटमॉस्फेयर को नहीं देख रहे होते हैं, राइट। दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ कि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है एंड स्कैटर करने के लिए पार्टिकल्स नहीं है, तो उनको जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है ब्लैक। गॉट इट?
सो वी आर गोइंग टू गेट दैट कि आउटर स्पेस उनको ब्लैक दिखाई देता है। अगर ये चादर, ये जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर है, अगर ये नहीं होता तो हमको भी आउटर स्पेस ब्लैक ही नजर आता। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर कर देते हैं लाइट को और हमें ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है। ठीक है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हमें आसमान ब्लू दिखता है। ठीक है, एंड कोई एस्ट्रोनॉट जो है वो अगर अर्थ के बाहर होगा तो वहां एटमॉस्फेयर नहीं होगा, राइट, वहां तो वैक्यूम होगा, राइट, एंड दैट इज द रीजन क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही है, स्कैटरिंग नहीं हो रही है तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट टू सी दी एनी कलर, और आपको कोई कलर दिखाई नहीं देगा, मतलब ब्लैक कलर। ठीक है, सो जो ब्लैक है वो दिखाई देता है स्पेस, उस कलर का स्पेस दिखाई देता है एस्ट्रोनॉट को, एंड हम लोगों को दिखाई देता है ब्लू कलर। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, रीजन भी नोट कर लीजिएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, आप लोगों के सामने पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से कहता है कि हमें स्टेटमेंट को रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को बताना है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? ये कहता है वीनस इज हॉटर देन मर्करी दो इट इज फार अवे फ्रॉम द सन। सन से दूर होते हुए भी वीनस जो है वो काफी ज्यादा गर्म है मरकरी से। बिल्कुल सच बात है। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो तो हमारा ट्रू पता चल गया कि भाई ये तो सच बात है। क्यों? क्योंकि मरकरी से दूर होते हुए भी वो जो है, मतलब सन से दूर होते हुए मरकरी से वो ज्यादा गर्म है। रीजन हम अभी देखते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 क्या उसका करेक्ट रीजन है। तो देखो, क्लाउडी एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट 75% ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वीनस का क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है एंड दैट इज द रीजन कि उसके ऊपर फॉल होने वाली जितनी भी सनलाइट है उसमें से 75% रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी वजह से वो क्या क्या, मतलब ये कैसा दिखाई देता है, एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टार दिखाई देता है। क्योंकि हमें ये बात पता है कि सन के बाद सबसे ब्राइट चीज हमें कौन सी दिखाई देती है? मून, एंड देन कम्स द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार एंड दैट इज वीनस। ठीक है, तो वीनस हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, वो बिल्कुल सही बात है, राइट। लेकिन इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस क्लाउडी एटमॉस्फेयर की वजह से ज्यादातर यानी कि 75% ऑफ दी सनलाइट वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो रीजन यहाँ दिया हुआ है ये इस बात का रीजन दिया हुआ है कि ये एक ब्राइट स्टार है, ये थर्ड सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार है जो कि हमें विजिबल होता है। ठीक है, अब ये इसका रीजन नहीं है। स्टेटमेंट 1 हमें क्या कर रहा है? वो टेम्परेचर की बात कर रहा है, राइट। स्टेटमेंट 1 हमें बताता है, ये बता रहा है कि भाई जो वीनस है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन हमें स्टेटमेंट 2 में रीजन किस चीज का मिल रहा है? ये रीजन हमको मिल रहा है कि वो सबसे ज्यादा क्यों चमकता है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है ये करेक्ट रीजन नहीं है। हालांकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, लेकिन सही रीजन नहीं है 1 का। 1 का रीजन क्या होगा? देखो, 1 का जो रीजन है वो ये होगा प्रेजेंस ऑफ CO2। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ CO2, और पता है कितना? 96%, 96% तक CO2 वहां पर प्रेजेंट रहता है। एंड हमें ये बात पता है कि CO2 खुद एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो गैस है वो क्या करती है? सनलाइट को, जो हीट एनर्जी होती है उसको ट्रैप कर लेती है। ठीक है, तो जितना भी हीट फॉल होगा वीनस के ऊपर वो उसको ट्रैप कर लेगा, एंड ट्रैप करने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हीट को ट्रैप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, राइट। रीजन, उसके टेम्परेचर इंक्रीज होने का जो रीजन है वो क्या है? CO2 का प्रेजेंस वहां पे। ठीक है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस होती है जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है। और ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है ये किसका रीजन दिया हुआ है कि ये चमकता क्यों है इतना? ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू, वो दोनों के दोनों सही हैं, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 का जो रीजन है, उसका एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंस ऑफ CO2।
ठीक है। स्टेटमेंट 1 का जो रीजन है वो ये होना चाहिए था कि उसके ऊपर 96% CO2 प्रेजेंट है, एंड दैट इज द रीजन कि वहां पे ये जो ग्रीन हाउस गैस है यानी कि ये जो CO2 है वो क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है हीट को, ठीक है, सन की हीट को। दैट इज द रीजन कि वो काफी ज्यादा गर्म है, सन से दूर होते हुए भी मरकरी से ज्यादा गर्म है, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज लाइट ईयर एज इट्स यूनिट। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लाइट ईयर होगी। सबसे पहले तो हम देखें लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर आप सभी को पता है क्या होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी कि हम बात करते हैं 1 लाइट ईयर की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट ने जितना डिस्टेंस कवर अप किया है उसी को ही हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 लाइट ईयर है उसका मतलब है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस। तो बेसिकली ये किसकी यूनिट है, किस क्वांटिटी की यूनिट है, ये है डिस्टेंस की यूनिट, ठीक है। तो देखो टाइम की यूनिट ये नहीं हो सकती क्योंकि हम देखने वाले हैं कि एक साल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली जो है बोल सकते हैं कि भाई डिस्टेंस जो है उस फिजिकल क्वांटिटी की ये यूनिट है, ठीक है। यहीं पर पार्सेक भी डिस्टेंस की ही यूनिट आती है, ठीक है। इसके अलावा लाइट ईयर के अलावा देखो लाइट ईयर के अलावा यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस जो हम लोगों ने डिसाइड की है, मतलब हम लोगों को पता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस में, ठीक है। तो उसमें एक और आता है पार्सेक विच इज बिगर देन दिस लाइट ईयर, इस लाइट ईयर से भी बड़ी है पार्सेक, ठीक है। एंड इसके अलावा लाइट मिनट ये भी यूनिट है और ये भी डिस्टेंस की ही यूनिट है, ठीक है। चलिए अभी आप फटाफट से इसको आंसर नोट कर लीजिए, दैट इज डी ओवर हियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि मुझे ऐसा लगता है काफी इजी है। आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के पास वाले स्टार की बात हो रही है, तो हम लोग उस स्टार की बात नहीं कर रहे हैं जो कि हमारे ही सोलर सिस्टम के अंदर है, यानी कि हमारा सन, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं द स्टार विच इज नियर टू आवर सोलर सिस्टम, यानी कि सन के बाद ऐसा कौन सा स्टार है जो कि हमारे सबसे करीब है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ही एक ऐसा जो है स्टार है। उसके अलावा देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी का दूसरा नाम क्या है, द अदर नेम फॉर प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज अल्फा सेंचुरी, ठीक है। इसका दूसरा नाम अल्फा सेंचुरी भी है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द नेक्स्ट, या फिर अल्फा सेंचुरी इज द नेक्स्ट स्टार जो कि सन के बाद हमारे सबसे करीब है, ठीक है। इसी वजह से हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी बताता है what are groups of stars which seem to form a pattern called। तो वो ग्रुप ऑफ स्टार्स आपको बताना है जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करता है, एंड दैट इज कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। दैट इज कॉन्स्टेलेशन। अब आपको ये पता है कि भाई यहाँ पे जो हम बात करते हैं स्टार्स के कलेक्शन ऑफ स्टार्स की,
तो जब हम किसी भी स्टार की कलेक्शन की बात करते हैं उसमें अगर सबसे ज्यादा मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स अगर वहां पर हैं प्रेजेंट एंड लाइक दे आर रिवॉल्विंग बिकॉज ऑफ दी यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। मतलब द कलेक्शन ऑफ द ह्यूज कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, और जो कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से दे आर गेटिंग कलेक्टेड एट दैट पॉइंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ स्टार्स की बात करें, फ्यू स्टार्स जो कि एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो लिखेंगे सभी इसका रीजन या फिर इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। कॉन्स्टेलेशन का डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ फ्यू स्टार, बहुत ही कम स्टार्स होते हैं। अगर हम गैलेक्सी की कंपेयर करें तो गैलेक्सी में तो बिलियन स्टार्स होते हैं, राइट? 100 बिलियन स्टार्स होते हैं, एंड कॉन्स्टेलेशन में तो कुछ ही स्टार्स होते हैं। सो द ग्रुप ऑफ फ्यू स्टार्स, ठीक है, द ग्रुप ऑफ फ्यू स्टार्स विच आर अरेन्ज्ड in a definite pattern, ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न पे जो है ये रहते हैं हमेशा। आपको हमेशा ये पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम ही नजर आएगा। आप कभी भी आसमान में देखिए, आपको अगर एक बार जिस कॉन्स्टेलेशन के बारे में पता चल गया, लेट इट बी जैसे आपको ओरियन के बारे में पता चला, ठीक है, एंड आपने फाइंड आउट कर लिया कि भाई यहाँ पर है ओरियन, उसका शेप आपको पता चल गया, दिस इज दी लाइक ओरियन, तो फिर आपको हमेशा उसी जगह पे आपको पता चलेगा। मतलब नेक्स्ट नाइट इफ यू लुक अप टू द सेम, यू कैन से सेम पूरा जहां पोजीशन जो उसका था, वो अगर आप वहीं पर देखते हैं गोइंग टू सी दैट, राइट? हालांकि वो मूव करता रहेगा, पूरा का पूरा कॉन्स्टेलेशन मूव करेगा, बिकॉज हमारी अर्थ भी तो रोटेट करती है। दैट इज द रीजन वो भी आपको रोटेट करता हुआ दिखाई देगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, सो इसके लिए हमारा एक क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है दैट इज डी हियर। ठीक है, फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, एंड दैट इज द एट वन, राइट? ये है एट वन क्वेश्चन। चलिए, वेयर इज अ स्पाई सैटेलाइट डिप्लॉयड? तो आप मुझे बताइए कि एक स्पाई सैटेलाइट मतलब ऐसी सैटेलाइट जो कि नजर रखती हो, स्पाइंग करती हो, ठीक है, ऐसी सैटेलाइट को कहाँ पर लगाया जाता है? किस ऑर्बिट में लगाया जाता है? क्या उसे लो अर्थ ऑर्बिट पे लगाया जाता है, या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे लगाया जाता है, या फिर पोलर ऑर्बिट पे लगाया जाता है, या फिर बोथ ए एंड बी? सो लेट मी टेल यू कि ये जो स्पाई सैटेलाइट्स होती हैं ये जनरली आर्मी के लिए यूज होती है, ताकि वो नजर रख सके व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी अदर कंट्रीज एंड ऑल। बेसिकली स्पाइंग का काम करती है, राइट? एंड इन स्पाई जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, इनको हम लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय करते हैं। इसका मतलब इसको लो अर्थ ऑर्बिट पे हम लोग लगाते हैं ताकि ये चारों तरफ रोटेट करते रहे अराउंड दी अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर देयर। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 होता है, बहुत ही इजी लगता है मुझे ये। व्हाट इज सेरेस? सेरेस क्या है? मैंने आपको बताया था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट वन सेलेशियल बॉडी के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने इसका नाम आपको बताया था। देखिए क्या सेरेस है, देखिए ए ऑप्शन बता रहा है सैटेलाइट ऑफ मार्स। क्या सेरेस एक सैटेलाइट है मार्स की? और सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, क्या सेरेस एक जुपिटर की सैटेलाइट का नाम है? एन एस्ट्रॉइड, क्या वो एक एस्ट्रॉइड है? A meteorite that fell over Siberia in 1908, क्या वो एक मेटेराइट है जो कि 1908 पे सीरिया पे गिरा था? ठीक है, सो सिबेरिया, सॉरी, राइट। एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट हम लोगों ने जब एस्ट्रॉइड के बारे में स्टडी किया था तब हमें पता चला था कि ये जो एस्ट्रॉइड है ये सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है, मतलब द बिगेस्ट एस्ट्रॉइड अभी तक हमने जो ऑब्जर्व किया है, दैट बिगेस्ट एस्ट्रॉइड का नाम ही सेरेस है। ठीक है, तो ये जो सेरेस है दैट इज द बिगेस्ट एस्ट्रॉइड, इसीलिए इसका नाम एक एस्ट्रॉइड के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन एस्ट्रॉइड एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट ऑप्शन
सी इज द करेक्ट वन। मार्स के आपको दोनों सैटेलाइट के नाम याद है, राइट? उसका नाम क्या है? फोबोस एंड डीमोस। ठीक है, तो किसी और का नाम अगर याद हो ना हो तो एक्चुअली मार्स का तो याद ही रखो, ताकि आपको पता चल जाए, कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, तो फोबोस एंड डीमोस आर द टू सैटेलाइट्स ऑफ द मार्स। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ओवर हियर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट, सबसे पहले तुम बोल दिया ब्राइटेस्ट, लेकिन उसके अलावा तुमने एक और बात बताया, नॉन स्टार। ठीक है, नॉन स्टार विजिबल टू द ह्यूमन आई, तो मतलब एक ऐसी चीज जो कि स्टार नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत ब्राइट है। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, मून, वीनस, मार्स, जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर तो कैंसिल। ठीक है, मार्स और जुपिटर इतने विजिबल, इतने ब्राइट हमें विजिबल नहीं होते, राइट? लेकिन वीनस और मून हमें काफी ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं, राइट? ये लेकिन एक और चीज हम देख सकते हैं, सबसे पहला जो ब्राइटेस्ट थिंग है हमारे सोलर सिस्टम में, दैट इज व्हाट? स्टार, यानी कि सन। ठीक है, सन इटसेल्फ इज द ब्राइटेस्ट, यू कैन से द स्टार ओवर देयर। देन कम्स द मून। मून एक ऐसी बॉडी है जो कि स्टार नहीं है, लेकिन सन के बाद वो सबसे ज्यादा चमकती है। एंड देन कम्स द वीनस। वीनस भी एक स्टार नहीं है, वो एक प्लैनेट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा चमकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है ब्राइटेस्ट नॉन स्टार, यानी कि हम बस क्या बोलेंगे? मून बोलेंगे, क्योंकि वीनस से ज्यादा चमकता है मून, तो वो ज्यादा ब्राइटेस्ट हुआ। ठीक है, और वो स्टार भी नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पर लिखने वाले हैं मून हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन ओवर हियर। ऑलराइट, फटाफट से नोट कर लो इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ऑफ विच एलिमेंट इज ओजोन मेड? ओजोन किस एलिमेंट की बनी होती है, क्या आपको पता है? ओजोन बनी होती है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की, या फिर कार्बन एंड ऑक्सीजन की। तो देखिए, ओजोन हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ऐसी लेयर है जो हमें हार्मफुल यूवी रेज एंड द हार्मफुल रेडिएशन दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दिस ओजोन लेयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड दिस ओजोन लेयर का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? O3। ठीक है, तो यानी थ्री मॉलिक्यूल नहीं, थ्री एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन आर देयर, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल नोन एज O3। ठीक है, और यही पूरा मॉलिक्यूल जो है ओजोन लेयर को फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला, ये ओजोन लेयर का है। ठीक है, ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, एंड दिस ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, ओजोन लेयर सिर्फ ऑक्सीजन की बनी होती है, राइट? एंड दिस लेयर जनरली प्रोटेक्ट्स अस, बहुत यूजफुल लेयर है, एंड ये सिर्फ ऑक्सीजन से बनती है, यानी कि if we plant more and more trees, then only we are going to get a strong ozone layer over there, right? Because of the presence of more oxygen, right? चलिए अभी आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, लेट इट बी।
12. Just a second. This is question number 12 over here. अब देखिए यहाँ पर who proved that the planets revolve around the sun in elliptical orbit? किसने ये बात साबित की थी कि जो हमारे planets हैं वो sun के चारों तरफ elliptical orbit पर rotate revolve करते रहते हैं? देखिए पहले पता है क्या मानते थे, बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत 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 टाइम पहले ऐसा माना जाता था कि जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। लिटरली पहले यही ऑब्जर्व किया गया कि सन अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। उसके बाद ये हम जब बहुत सारे लोगों ने इसकी स्टडी की, ठीक है, इसके बारे में इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया, कैलकुलेशन किया एंड दे गॉट अप टू द वेरी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ओवर हियर, तब जाके पता चला दैट एक्चुअली ये जो सन है वो नहीं बल्कि सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। And the person who proved it is the scientist named as the Johannes Kepler. इन्होंने जॉनस कैप्लर ने 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बताए थे, ठीक है, जिन्हें हम लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है, कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। इन 3 लॉज में इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कोई भी प्लैनेट किस तरीके से, किस पाथ पे और किस ड्यूरेशन से वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, अराउंड द सन, ठीक है, ये उन्होंने बताया था। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द सी, जॉनस कैप्लर। फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 कॉस्मिक ईयर? क्या आपको कॉस्मिक ईयर पता है? तो देखिए कॉस्मिक ईयर इज द टाइम टेकन बाय आवर ओन गैलेक्सी, मतलब हमारी खुद की गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी, वो जब खुद के चारों तरफ एक बार क्या करती है, रोटेट रिवॉल्व कर लेती है, उस टाइम को हम बोलते हैं 1 कॉस्मिक ईयर, ठीक है। मैं वापस से बता देती हूँ, कॉस्मिक ईयर का मतलब द टाइम टेकन बाय आवर गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी टू रोटेट अराउंड इटसेल्फ वन, ठीक है, एक बार वो खुद के चारों तरफ जब वो रिवॉल्व कर लेती है, दैट इज नोन एज द कॉस्मिक ईयर, जिसमें मिल्की वे ऐसा करती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 1 कॉस्मिक ईयर जो है दैट इज इक्वल टू 225 into 10 की पावर 6 years. This is known as, this much amount of time is known as the cosmic year, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर। जैसे कि देखो, जैसे कि हमारी अर्थ जब सन के चारों तरफ पूरा रिवॉल्व कर लेती है वन, जब वो 1 राउंड कंप्लीट करती है तो हम बोल देते हैं उसे नॉर्मल ईयर, है ना, अर्थ ईयर बोलते हैं उसे, राइट। वैसे ही जब हमारी गैलेक्सी अपने ही चारों तरफ क्या कर लेती है, रिवॉल्व कर लेती है, पूरा एक रोटेट कर लेती है, 1 राउंड कंप्लीट कर लेती है, तो उसे हम बोल देते हैं कॉस्मिक ईयर, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग बोलने वाले हैं कि हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज दैट 14 क्वेश्चन हियर? व्हाट आर स्टार्स मेनली मेड अप ऑफ? स्टार्स किससे बने होते हैं? स्टार्स सबसे ज्यादा ओवरऑल किससे बने होते हैं? बेसिकली आई टोल्ड यू कि स्टार्स में जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते रहती है, राइट। एंड व्हेन दिस कन्वर्जन हैपेंस, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है तो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी 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 हॉट ओवर देयर, ठीक है। एंड इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे किससे बनी होती है, हाइड्रोजन हीलियम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम, वाटर हीलियम। तो देखिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसका मेनली एक स्टार बना होता है, और स्टार्स के अंदर हमेशा क्या होता रहता है, जो हाइड्रोजन है दैट मीन्स
द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, राइट? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब क्या होता है, कंबाइन होते हैं, सो दे फॉर्म द हीलियम एटम, एंड इन दैट प्रोसेस, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, द न्यूक्लियर फ्यूजन ओवर देयर, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ बोलेंगे कि हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नोट दिस डाउन, फटाफट से नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 इन फ्रंट ऑफ यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैलेक्सी? गैलेक्सी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सच है? पहला देखिए, दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, क्या वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं? दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? दे डू नॉट मूव एट ऑल, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते। दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टार्स। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है, राइट? वो एक्सपेंड हो रही है एवरी सिंगल सेकेंड, है ना? और मैंने तुम्हें बताया था कि जो गैलेक्सीज हैं ये क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, बहुत बहुत दूर जा रही है। इवन वो गैलेक्सीज जो कि बहुत दूर जा चुकी हैं, इसका मतलब वो बहुत तेजी से जा रहे हैं, राइट? दे आर मूविंग विद वेरी 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 हाई स्पीड। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन गलत हो गए। क्या? एक तो मूव टूवर्ड्स ईच अदर, ये ऑप्शन गलत हो गया। साथ ही साथ दे डू नॉट मूव, ऐसा तो है ही नहीं। तो हमारे दो ऑप्शंस गलत हो गए। अब बचे हमारे पास डी और डी। दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टार्स एंड दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फैल रही है, तो दे आर गेटिंग मोर स्पेस इन बिटवीन दैम, राइट? सो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड डी देखिए, दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टार्स। तो क्या सचमुच में दे हैव फिक्स्ड नंबर, मतलब एक में किसी में कुछ स्टार्स हैं तो दूसरे में भी उतने ही होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज हमने क्या बोला था? हमने बोला था देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज बेस्ड ऑन द शेप, राइट? हमने बताया था कि इरेगुलर वाली जो गैलेक्सीज होती हैं उनमें काफी कम नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, सो वैरी कर सकते हैं, गैलेक्सीज में वैरी कर सकते हैं, ठीक है? सो यू कैन से दैट they do not have fixed number of stars over there. Vary करते रहते, galaxy to galaxy they vary. But we can say that is a huge collection. 100 billion, almost 100 billion stars होते हैं. It can be greater than that, it can be smaller than that, but on an average we are going to get this much of stars over there. ठीक है? अभी से फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है, व्हाई डज द पोल स्टार अपीयर टू बी स्टेशनरी इन ऑल सीजन? सभी सीजन्स में पोल स्टार एक ही जगह पर क्यों नजर आता है? वो स्टेशनरी क्यों नजर आता है? तो देखिए, इट डज नॉट रोटेट ऑन इट एक्सिस, क्या वो अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं करता? इट हैपेंस टू लाई ऑन द एक्सिस ऑफ इक्वेटर, क्या वो इक्वेटर की एक्सिस पे लाई करता है? इट हैपेंस टू लाई अबव द एक्सिस ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, and it is the most distance of all the stars. So basically मैं आपको बताती हूँ, if this is the earth over here, अर्थ की ये है टिल्टेड एक्सिस, और इसी एक्सिस की बिल्कुल सीध में यहाँ पे कहीं पे दूर होगा वो पोल स्टार। है तो वो बहुत दूर, क्योंकि हमें तो पॉइंट साइज दिखाई देता है, बट वो उस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में है, ठीक है? नॉर्थ पोल के बिल्कुल सीध में आता है वो, एंड दैट इज द रीजन कि वो हमें कभी भी मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि अर्थ का रोटेशन तो ऐसे होता है, तो वो प्लेस तो बिल्कुल एज इट इज रहेगी, राइट? वो तो हमें हमेशा एक ही जगह दिखाई देगा, इट विल रोटेट लाइक दिस, ठीक है? तो अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, एंड दैट इज द रीजन कि हमें कभी भी मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता। इट हैपेंस टू लाई अबव द एक्सिस ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है? दैट इज द रीजन कि पोल स्टार मूव नहीं करता, ठीक है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। फटाफट से नोट कर लीजिए। राइट, तो देखिए, हमने अभी इतने सारे क्वेश्चंस को ट्राई किया, एंड वी लुक अप टू दैट कि किस तरीके से क्वेश्चंस अपीयर होते हैं, किस तरीके से कहाँ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से डायरेक्ट टिक द करेक्ट आंसर आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, बिकॉज ये चैप्टर टोटली थेरेटिकल है, ठीक है? कुछ थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशंस मिलते हैं, नंबर्स आपको रिमेंबर करने पड़ते हैं, लाइक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर्स होते हैं एंड ऑल, राइट? लेकिन फिर भी इस चैप्टर से जनरली आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जनरली वो आपको मिलेंगे थेरेटिकल बेस्ड, राइट? एंड दे विल बी लाइक टोटली फैक्ट बेस्ड, है ना? थोड़े बहुत रीजनिंग होगा, बट ज्यादातर वो फैक्ट बेस्ड ही है, ठीक है? So you need to do more remembering in this chapter, all right?
And let's end this lecture over here. Right, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.